नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। हम हिंदी साहित्य के तहत उपन्यास पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पिछली बार हमने कुछ उपन्यासों को ख़त्म कर लिया है। जो विभाजन पर आधारित एक उपन्यास था, हमने उसे ख़त्म किया। आगे हम आज विभाजन पर ही आधारित दूसरा उपन्यास पढ़ेंगे। विभाजन पर आधारित हमारे सिलेबस में 3 उपन्यास लगाए गए हैं। एक झूठा सच, दूसरा तमस और तीसरा है जिंदगी नामा। तो आज हम सोच रहे हैं कि विभाजन पर जितने आधारित उपन्यास हैं, पहले उनको ख़त्म कर लेते हैं। तो झूठा सच पिछली बार आपने पढ़ लिया। अब हम आज तमस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले चर्चा से पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लास्ट में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ये है तमस उपन्यास। भीष्म साहनी जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 1973 ईस्वी में यह लिखा गया है। विभाजन के पूर्व की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। कैसे तमस की शुरुआत होती है, इसका इस उपन्यास में वर्णन किया गया है। सबसे पहले तो हम कैसे तमस की शुरुआत होती है, इससे को जानने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि तमस क्या है। इस उपन्यास का जो नामकरण रखा गया तमस, वो आखिर रखा क्यों गया। तमस का अर्थ होता है अंधकार। इस उपन्यास पर को पढ़ने पे हमें ये पता चलता है कि इसमें मानव के मन में अंधकारपूर्ण पक्षों का वर्णन किया गया है। और ये जो अंधकार है वह मनुष्य की स्वार्थ का अंधकार है, उसके धन और लुप्तता का अंधकार है, खूनी रक्तपात, उसके मन में जो हैवान एक बैठा हुआ है वो अंधकार है। उस अंधकार का वर्णन किया गया और उसका जिसका परिणाम ये होता है, इस उपन्यास में लास्ट में हमें पढ़ने पर पता चलता है कि मनुष्य हत्या, लूट, आगजनी आदि कुकर्मों को अंजाम देता है। इसीलिए उस उपन्यास का नाम तमस रखा गया। और इसका नाम अपनी सार्थकता को इस उपन्यास में बहुत अच्छी तरीके से पूरा करता है। हमें इस उपन्यास में मनुष्य के अंदर निहित स्वार्थ, संकीर्णता और धन और लुप्तता जैसी बुरी आदतें देखने को जगह जगह पर मिल जाएंगी, जिसकी वजह से बहुत भयानक दंगा होता है और भीषण रक्तपात मचता है। तो हम यह उपन्यास देखेंगे तमस। इस उपन्यास की जो कथा वस्तु है वह 1947 ईस्वी में पंजाब में हुए भयंकर सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है। इसकी कथा वस्तु हम विस्तार से देखते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे। इस उपन्यास में प्रारंभ में ही हमें देखने को मिलता है कि प्रभात बेला में शहर में एक और कांग्रेस की कार्यकर्ता जो हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता वो प्रभात फेरी के लिए निकलते हैं। तो दूसरी ओर क्या होता है, मुस्लिम लीग के जो सदस्य हैं वो भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दूसरी तरफ से निकलते हैं। और तीसरी तरफ हमें ये इसी उपन्यास में यह देखने को प्रारंभ में ही मिल जाता है कि मस्जिद की सीढ़ियों पर किसी ने सुअर को मारकर फेंक दिया है। और यही तीनों स्थितियां तमस को जन्म देती हैं। क्या होता है, कहानी का जो आरंभ होता है वह नत्थू चमार, जो कि चमड़े बनाने का कार्य करता है, उसे मुराद अली उसे सुअर मारने को बोलते हैं कि सालोत्तर साहब को मांस खाना है, सुअर का मांस खाना है, इसके लिए एक सुअर मार दो। तो पहले तो नत्थू चमार तैयार नहीं होता है। वह बोलता है मेरा काम चमड़े का है, मैं मारने का कार्य नहीं करता। लेकिन मुराद अली उसको बार बार लालच देते हैं। अंत में वह 5 रुपए पर सुअर मारने के लिए तैयार हो जाता है। सुअर मारकर मुराद अली को देता है। मुराद अली को क्या देता है, मुराद अली एक कालू नाम के व्यक्ति को भेजता है और वो कालू ले जाता है सुअर को। ये बहुत रात भर संघर्ष करके किसी तरह सुअर को मारता है। इसे नहीं पता होता कि यह सुअर किस लिए उससे मरवाया गया है। कितना मुराद अली की बुरी मानसिकता का उसको पता नहीं होता। कालू सुअर को लेके जाता है। अगली सुबह पता चलता है कि मस्जिद की सीढ़ियों पर किसी ने सुअर मारकर फेंक दिया है। चारों तरफ एक आतंक का माहौल छा जाता है। चारों ओर गुप्त मंत्रणा शुरू हो जाती है। भीतर भीतर अंग्रेज अधिकारी जो होता है रिचर्ड, वो बहुत खुश होता है कि अब तो हिंदू और मुस्लिमों में
लड़ाई ज़रूर होगी। और फिर क्या होता है कि एक गाय मार दी जाती है, गाय मार दी जाती है, इधर सूअर मार दिया जाता है और हिंदू और मुसलमान एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए भिड़ जाते हैं। रात के सन्नाटे को चीरते हुए एक तरफ अल्लाह अकबर की आवाज़ आती है तो दूसरी तरफ हर हर महादेव की खौफनाक गूंज। रिचर्ड्स इन दोनों को सुनता है, अंग्रेज अधिकारी वो दोनों को सुनता है लेकिन बेखौफ रहता है। उसकी पत्नी है लिजा, वो कहती है कि तुम दंगा रोकते क्यों नहीं, भयंकर दंगा शुरू हो जाता है। वो कहती है दंगा क्यों नहीं रोकते, लेकिन वो दंगा को नहीं रोकता, वो उसे अनसुना कर देता है। दंगा बढ़ जाता है, लाशों का ढेर लग जाता है चारों तरफ। धीरे धीरे यह विकराल रूप लेकर लाहौर और पंजाब के गांवों में भी फैलने लगता है। अब जब नत्थू को जब पता चलता है कि इसलिए उससे सुअर मरवाया गया था तो उसे बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि होती है, वह बहुत पछताता है। वह मुराद अली से बात करना चाहता है लेकिन मुराद अली उसे अनदेखा कर देता है। बाद में यही मुराद अली जो होता है वो एक तरीके से उसे अंग्रेज़ों के चमचे के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है इस उपन्यास में। काफ़ी ज़्यादा दंगा जब बढ़ जाता है तो हर तरफ हत्या, लूट, आगजनी खुलकर पूरे शहर में होने लगती है। धीरे धीरे दंगा गांव की तरफ पहुंचता है। सैयदपुर एक गांव होता है जहां सिख और मुस्लिमों के बीच खूनी संघर्ष होता है, भयंकर रक्तपात होता है। सिख औरतें अपने बच्चों के साथ, कम से कम 25 से 30 औरतें जो होती हैं वो बच्चों के साथ कुएं में कूद जाती हैं अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। सारी बर्बादी हो जाने के बाद फिर अंग्रेज होता है अफसर रिचर्ड्स, वो फिर हस्तक्षेप करता है। इससे पहले सभी लोग कह रहे थे कि कर्फ्यू लगवा दो दंगा रुक जाएगा, लेकिन वो कर्फ्यू जानबूझकर नहीं लगवाता। दंगा बढ़ता है, हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और जब काफ़ी दंगा हो जाता है उसके बाद फिर वो कर्फ्यू लगवाता है। जब दंगा अपनी चरम स्थिति पर पहुंच जाता है, सारी बर्बादी हो जाती है, तो फिर हस्तक्षेप करता है, कर्फ्यू लगता है और तमाम संगठन बनाए जाते हैं। तो यही तमस जो है इस तरीके से इसका कथानक है और यह इस तरीके से इसका एक सांप्रदायिक संघर्ष की इसमें कहानी बताई गई है। निष्कर्ष में हम इसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि मुराद अली जैसे लोग जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच में, इनकी शुरुआत और समाधान दोनों के पीछे मुराद अली जैसे लोगों का हाथ होता है, जो उस समय जो अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली था और इस समय जो राजनीति में अपना जेब गर्म करने के लिए इस तरीके के दंगे करवाते हैं। तो मुराद अली उन लोगों का एक प्रतीक रूप में हमें देखने को मिलता है। इस तरह यह इस उपन्यास का कथानक रहा, सारांश। इसका सारांश हो गया। अब हम इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। यह जो 1947 ईस्वी में लाहौर के आसपास की यह जो कथानक कहा गया है इस उपन्यास में, लाहौर के आसपास की मार्च अप्रैल महीने में मात्र 5 दिन की कहानी कही गई है। पूरा ये जो दंगा होता है वो सिर्फ 5 दिन की होती है। तमस सांप्रदायिक दंगे की कहानी है। यह 2 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में 1 से 13 प्रकरण हैं, अध्याय बोल सकते हैं। इसमें सांप्रदायिक तनाव की कहानी हमें देखने को मिलती है। दूसरा भाग में 14 से 21 प्रकरण हैं, कुल कह सकते हैं अध्याय 14 से 21 अध्याय हैं, जिसके माध्यम से मुसलमानों के गांव जो है खानपुर में एकमात्र सिख परिवार और उनकी मुसीबतों को आधार बनाकर पूरे गांव की दशा को चित्रित किया गया है। इस गांव की कथा के माध्यम से हमें अन्य गांव को जोड़ने का भी इस उपन्यास में प्रयास किया गया है। तो द्वितीय भाग में हमें यह देखने को मिलता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस उपन्यास में 21 प्रकरण हैं। यह एक घटना प्रधान उपन्यास है। इसमें स्पष्टतया किसी व्यक्ति को मुख्य पात्र नहीं कहा जा सकता। उपन्यास का जो मुख्य भाग है वो हिंदू मुस्लिम संघर्ष के संदर्भ में सांप्रदायिक तनाव से संबद्ध है। 1975 ईस्वी में यह जो तमस है इसको 1975 ईस्वी में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।
इस उपन्यास पर 1986 ईस्वी में एक धारावाहिक भी बनाया गया और एक फिल्म भी बनी। इसे गोविंद निहलानी जी ने बनाया था और यह बेहद सफल भी हुई थी। इसमें भीष्म जी ने स्वयं अभिनय किया था। यह है वह मूवी का पोस्टर तमस, जिस पर भीष्म जी ने स्वयं अभिनय किया हुआ था। गोविंद निहलानी जी ने यह फिल्म बनाई। भीष्म जी रावलपिंडी के थे। उन्होंने विभाजन की त्रासदी को देखा और भोगा है, तभी यह उपन्यास इतना जीवंत है। विभाजन से पूर्व की लोगों की सामाजिक मानसिकता एवं भीषण सांप्रदायिक दंगे की निर्मम एवं करुण गाथा कही गई है। इसके माध्यम से मनुष्य के अंदर निहित पशुत्व के तांडव का वर्णन है, जो शिक्षित सभ्य मनुष्य एवं समाज के लिए एक कलंक है। कैसे मनुष्य से पशुत्व की ओर बढ़ता है, इस उपन्यास में इसका चित्रण किया गया है। सांप्रदायिक दंगे में उत्पन्न हुए घृणा, ईर्ष्या, हिंसा, द्वेष, क्रूरता, बर्बरता का वर्णन करते हुए यह दिखाया गया कि ऐसे दंगों में हमेशा सिर्फ गरीब ही मारे जाते हैं। अमीर एवं प्रभावशाली लोग गरीबों के खून के मूल्य पर राजनीति का खेल खेलते हैं। साथ ही यह भी हमें देखने को मिलता है कि मानवीय संवेदनाएं आज उन्हीं लोगों में जिंदा हैं जो आधुनिक दांवपेच से दूर होते हैं। जो राजनीतिक दांवपेच से दूर हैं, उन्हीं लोगों में आज मानवीय संवेदनाएं हमें देखने को मिलती हैं। और यह उदाहरण है कि जब भी कोई दंगा होता है, कोई आगजनी हुई, कोई भी दंगा होता है, तो उसमें सिर्फ गरीब ही मारे जाते हैं। कोई भी त्रासदी होती है, उसमें सिर्फ गरीब मारे जाते हैं। अमीर एवं प्रभावशाली लोग तो बस तमाशा देखते हैं। उपन्यास के माध्यम से यह दिखाया गया कि सत्ता और राजनीति अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कैसे धर्म का प्रयोग करती है। यह बहुत ही बहुत ही अच्छे ढंग से हमें देखने को मिलता है इस उपन्यास में कि कैसे राजनीति धर्म का इस्तेमाल करके अपने स्वार्थों की पूर्ति करती है। कैसे धर्म के नाम पर दंगे करा दिए जाते हैं और अपने खुद चुनाव जीतने के लिए एक दूसरे को भिड़ा दिया जाता है। खुद सत्ता में आने के लिए दो वर्गों को भिड़ाया जाता है। किस तरह उसका चित्रण बहुत ही मार्मिक ढंग से और बेहद सजीव चित्रण किया गया है इसका। धार्मिक संकीर्णता ग्रामीण क्षेत्रों में इतना उग्र एवं सांप्रदायिक रूप धारण कर लेता है कि गांव के गांव उजड़ जाते हैं। हमारे देश में यह सांप्रदायिकता अपनी इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी है कि एक ही संस्कृति में पलने के बावजूद केवल धर्म के नाम पर यहाँ पर लाशें बिछ जाती हैं। यह उस उपन्यास में हमें बेहद अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। साहनी जी ने इस उपन्यास द्वारा पात्रों का विशेषतया नत्थू, हरनाम सिंह का द्वंद्व, अंतर्द्वंद एवं अपराध बोध विशेष रूप से उभारा है। उपन्यास के माध्यम से अंग्रेजों की कूटनीतिक दृष्टि, फूट डालो राज करो की नीति भी देखने को मिलती है। हिंदी मुस्लिम के मध्य सांप्रदायिकता की भावना को जन्म देने का कार्य भी यही अंग्रेज ही करते हैं और यही उसे पोषित करते हुए भी नजर आते हैं। कांग्रेसी नेताओं की आपसी खींचतान तथा उनके मध्य राष्ट्रीय एकता का अभाव तथा स्वार्थों की मिलन भूमि का वर्णन भी किया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी की झूठी शान एवं दिखावेपन का भी चित्रण हमें इस उपन्यास में देखने को मिलता है। रामदरस मिश्र जी ने अपने ग्रंथ हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा में तमस को राजनीतिक चेतना प्रधान उपन्यास कहा। यह बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पर बनता है और इन्होंने इसलिए इसे कहा गया क्योंकि इस उपन्यास में हमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू संस्थाएं जो होती हैं और कम्युनिस्ट पार्टी, इन सब का यथार्थ चरित्र उजागर किया गया है। पंजाब का प्राकृतिक चित्रण भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ पंजाबी गीत, लोकोक्तियाँ, मुहावरे आदि भी का भी प्रयोग किया गया है। भाषा के रूप में खड़ी बोली पंजाबी और अंग्रेजी का मिश्रित रूप दिखता है। कृष्णा सोबती जी इस उपन्यास के संदर्भ में कहती हैं, इसके शिल्प पक्ष के संदर्भ में, कि तमस का पहला अध्याय पढ़कर भाषा और शिल्प के स्तर पर हिंदी
ना तो बिचारी लगती है ना पिछड़ी। हिंदी समर्थ है, सुथरी है और जो चाहे व्यक्त कर सकती है। इसमें पात्र है मुराद अली। पात्रों में हम देखते हैं मुराद अली, यह अंग्रेजी सरकार का चमचे के रूप में हमें दिखाई देता है, उसकी कठपुतली के रूप में। यह जितनी विरलता से दृष्टिगोचर होता है उपन्यास में, उतनी ही सघनता से यह प्रभावी भी होता है। मंच पर यह हमें 3 बार दिखाई देता है, एक प्रारंभ में, एक अंत में और एक बीच में। एक तरीके से इसे हम आज के नेताओं पर व्यंग के रूप में भी देख सकते हैं मुराद अली को। पहले तो यह हिंदू मुसलमानों को लड़वा देता है और बाद में गाड़ी से सवार होकर आता है और हिंदू मुस्लिम एकता की बात और अमन की बात करता है। तो इस तरीके से इसके दोहरे बर्ताव का भी चित्रण किया गया है। और अगला पात्र है नत्थू, जो कि बहुत ही सीधा है और इसी से ही कहानी की शुरुआत होती है, इस उपन्यास की शुरुआत होती है। यह इसी से गाय मरवाने का कार्य मुराद अली करता है। तो यह भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाद में इसे आत्मग्लानि होती है और इसकी बाद में ईस्वी दंगे में मृत्यु भी हो जाती है। रिचर्ड्स इस उपन्यास का बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। यह एक तरीके से इसको कला प्रेमी और इतिहास के जानकार के रूप में भी दिखाया गया है। यह अंग्रेजी व्यवस्था का प्रतीक है। भारतीयों से इसका कोई लेना देना नहीं है। लीजा बार बार जब कहती है, इसकी पत्नी लीजा है जो कि बार बार कहती है कि इस दंगे को रुकवा दो, तो वो कहता है कि देश के नाम पर हिंदू मुस्लिम मुझसे लड़ते हैं, अर्थात अंग्रेज़ों से लड़ते हैं, और धर्म के नाम पर ये आपस में, और इसीलिए वो क्या करता है, कहता है कि इन्हें लड़ने के लिए छोड़ देता है कि जब ये मुझसे लड़ते हैं तो हिंदू मुस्लिम, तो अब इन्हें आपस में ही लड़ने दो। तो लीजा कहती है उसकी पत्नी कि यह लड़ते नहीं बल्कि ये लड़ाए जाते हैं। बाद में लीजा जब काफ़ी दंगा बढ़ जाता है, गांव में फैल जाता है और काफ़ी आगजनी होती है, काफ़ी लोग मारे जाते हैं, तो वो कहती है कि लीजा जब उससे कहती है कि तुम दंगे रुकवा दो, तो वो कहता है मुझे काम है। तो वो कहती है 108 गांव जल जाने पर भी तुमको काम है, अब क्या करना है। तो रिचर्ड्स कहता है जो सिविल सर्विसेज में जाते हैं वो व्यक्ति तटस्थ हो जाते हैं, प्रशासनिक व्यक्ति भावुक नहीं होता। तो लीजा कहती है यहाँ पर कि 103 गांव जल जाने पर भी वह भावुक नहीं होता। तो इतने पे रिचर्ड्स चिल्ला उठता है, बोलता है यह मेरा देश नहीं है, यहाँ के लोग मेरे नहीं हैं। तो उसके इस बर्ताव पे यहाँ पे हमें अंग्रेज़ों की फूट डालो राज करो की नीति भी देखने को मिलती है। एक तरीके से मुराद अली और जो रिचर्ड्स हैं वो दोनों एक व्यंग के रूप में इस उपन्यास में सामने आते हैं। अगला पात्र है रणवीर, जो कि हिंदू वाहिनी सेना में इसको दीक्षित किया जाता है और यह इस संग्राम में भाग लेता है। अगला पात्र है देवव्रत, यह अखाड़ा का मास्टर होता है। अगला पात्र है शहनवाज जो होता है वो हिंदू मित्रों की अपनी मदद करता है, इस सांप्रदायिक दंगे में उनकी मदद करता है। जनरैल सिंह अगले पात्र हैं। जनरैल सिंह आगे हैं लक्ष्मी नारायण। यह लक्ष्मी नारायण जो हैं ये हिंदू संगठनों को भड़का देते हैं और खुलकर चंदा देते हैं। हिंदुओं को भड़काकर मुसलमानों से ये लड़वाते हैं और बाद में यही मुस्लिम व्यापारियों से जाकर मिल जाते हैं। तो यह भी एक व्यंग्य के रूप में इस उपन्यास में हमें देखने को मिलते हैं। अगले पात्र हैं वानप्रस्थी। यह भी आतंक जो होता है उनमें और एक आतंक और सनसनी के बीच में सत्संग का पाठ पढ़ाने वाले पुण्य आत्मा वानप्रस्थी जो हैं ये भी एक व्यंग्य के रूप में ही हमें इस उपन्यास में नजर आते हैं। सालोत्री साहब, इनका सिर्फ नाम का ही स्मरण होता है, ये उपन्यास में दिखते कहीं नहीं है, बस प्रारंभ में ही इनका बस नाम लिया जाता है कि सालोत्री साहब को सुअर का मांस खाने की इच्छा हुई, जब नत्थू से मुराद अली बोलता है कि तुम सुअर को मार दो। हरनाम सिंह, फतेहचंद हत्तो, हरभजन सिंह, इकबाल सिंह, इकबाल सिंह, शेख नूर इलाही, नूरदीन, सरदार मोहन सिंह, राजो, इंद्र, शंभू, रघुनाथ, मिल्खी, ये सब पात्र हैं। इधर ये सारे इम्पोर्टेंट पात्र हैं।
बाकी ये अन्य पात्र भी हैं, बख्शी जी, करीम खां, एहसान अली, अजीज, रूमी टोपी वाला, सुहानी, इमाम सिंह, जीत सिंह, बंतो, जसवीर, कश्मीरी लाल, मेहता जी, अजीत सिंह, शंकर, सुखवंत, गुरमीत, रामदास, कोहली, किशन सिंह आदि, ये सारे जो हैं ये अन्य पात्र हैं उपन्यास के। और भी हैं, उनके नाम का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। तो ये सारे पात्र हैं उपन्यास में। जो है वो जिन गांवों का वर्णन किया गया है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, तो वो हैं उपन्यास में खानपुर, सैयदपुर, इलाही बख्श, नूरपुर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों को इस उपन्यास में केंद्र में रखा गया है। यह उपन्यास भले स्वतंत्रता बाद लिखा गया, किंतु इसकी जो टीस है वह आज भी महसूस की जाती है। हम आज भी इस उपन्यास तमस की जो टीस है उसे महसूस कर सकते हैं। जो हिंदू मुस्लिम संघर्ष है, जो सांप्रदायिक दंगा है, हिंदुओं में उनके गाय के प्रति, सूरों में उनके मुस्लिमों में उनके सूरों के प्रति जो एक बीच के लोग जो भड़काते हैं इस दंगे को, इनके माध्यम से, इन बेचारे जानवरों के माध्यम से, वो भी हमें देखने को मिल जाता है। और ये हिंदू मुस्लिम संघर्ष हमें समय समय पर देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं ये सांप्रदायिक जो भावना है वो आज भी नष्ट नहीं हुई है, कहीं ना कहीं व्याप्त है लोगों के मन में। तो यह तमस, जो अंधेरा है, ये जो तमस है वो आज भी मनुष्यों के मन में व्याप्त है। तो इस तरह यह उपन्यास समाप्त होता है। अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।